और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली तो आपका 10th 12th और फिर बीटेक में जरूरत होता ही है, एज वेल एज फॉर योर कैंपस इंटरव्यू ऑल्सो। तो ये डिटेलिंग जो है आज हम जो करेंगे, इसके बाद और भी वीडियोस बनेंगे जिसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो आज की दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुके हैं, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेंस ये होता है कि बहुत सारे मॉडिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुके हैं, लेकिन हम लोग सी ही क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज में तो सी प्रोग्रामिंग आता है, तो हम लोग सी ही क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली ये हमारा लॉजिक को डेवलप करता है। अगर लॉजिक डेवलप होगा तभी हम लोग हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख पाएंगे। तो इसी कारण हम लोग को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है। और बेसिकली आप देखिएगा, जब भी कैंपस इंटरव्यूज की बात आती है, जब कोई कंपनीज आती हैं, तो वो लोग डिस्कस बेसिकली सी पे ही करती है। और सी पे करने का मतलब ये होता है कि वो लोग टेस्ट कर रही है आप लोगों का टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का इन द सेंस आपका लॉजिक वो लोग चेक कर रहे हैं। तो आज का डिस्कशन जो है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग सी पे है, और इसका हर वीडियोस बनेगा, चैप्टर वाइज वीडियोस बनेंगे, और आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। और मैं समझता हूं कि अगर आप प्रोग्रामिंग सीख गए तो आप हर चीज सीख गए, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीख पाएंगे। और पैरेलली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे C++, जावा एंड एडवांस जावा, इन तीनों का वीडियो लेक्चर्स में बनाऊंगा और आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा, और आप लोग तीनों चीज सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैटर ये होता है कि आप कितना सीखते हैं, ये आपका नॉलेज के हिसाब से देखा जाएगा कि आप कितना सीख पाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली आप लोगों के सबके लिए बेनिफिशियल है, 10th 12th एंड एज वेल एज इंजीनियरिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग कैंपस ओरिएंटेड क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट में क्या पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाएं। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि जॉब कैसे लगे। तो हर चीज का डिस्कशन यहाँ पे होगा। इवन इफ हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए लैब सेशंस भी रखेंगे, प्रैक्टिकल सेशंस जिसको बोलेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, और आप लोग देखिएगा कि इस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो आज का विषय है, आज का क्लास है पहला क्लास प्रोग्रामिंग सी, पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, और इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए और वीडियो को पूरी तरह देखिए। सबसे पहले सी, व्हाट इज सी? सी है क्या? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन क्वेश्चंस ये आते हैं कि सी का मतलब, सी का नाम सी ही क्यों पड़ा, ये भी हम बताएंगे आपको। ये हमेशा कैंपस में पूछा जाता है कि सी का नाम सी ही क्यों पड़ा। तो ये पहला क्वेश्चन होता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि रेट योरसेल्फ इन सी। तो रेट योरसेल्फ इन सी का मतलब है कि सी में रेट करो कितना, आउट ऑफ 10। मतलब हम अगर 7 आउट ऑफ 10 रेट करते हैं तो हमको 7 का जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आज हम लोग सबसे पहले सी का डेफिनेशन जानेंगे। तो व्हाट इज सी? बेसिकली सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम लोग एक ब्लॉक के अंदर में कुछ कोड लिखते हैं, और वो ब्लॉक जो है उसी तरह काम करता है जिस तरह हम चाहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब ये होता है एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे मान के चलते हैं, रियल टाइम एग्जांपल हम देते हैं, हम इस समय में हम भी एक फंक्शन है, तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग भी एक फंक्शन ही हो। इसका मतलब ये होता है कि मेरा फंक्शन है अभी पढ़ाना, तुम्हारा फंक्शन है सुनना। तो ये भी एक फंक्शन हुआ। जैसे फैन घूमता है,
हवा देता है, इसका मतलब वो भी एक फंक्शन है। एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक फंक्शन है। जैसे तुम कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में बेंच पर बैठते हो, बेंच टेबल हर चीज एक फंक्शन है, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है उस समय में। तुम जाके बैठ गए हो, पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब वो भी एक टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो हर चीज दुनिया में हर चीज एक फंक्शन है। इज इट क्लियर? तो सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सी का डेफिनेशन क्या हुआ? सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स अ रिच कलेक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स, sophisticated control statements, and above all pointers through which we can access the system internal resource directly. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, सी तो एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये तो समझ में आ गया। इट प्रोवाइड्स द रिच कलेक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स। बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं कोई भी कोड करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा ऑपरेटर्स हो गए, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हुए, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो इट प्रोवाइड्स अ रिच कलेक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स। सफिस्टिकेटेड कंट्रोल स्टेटमेंट। सफिस्टिकेटेड कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब यह हुआ कि हम लोग इसमें बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करने का मतलब होता है कि हम लोग, जैसे अगर कोई पढ़ चुके हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स का एक पार्ट आएगा, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी हम लोग यूज करते हैं, और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करके हम लोग कुछ कोडिंग करते हैं जहां पर जिसका जरूरत होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सफिस्टिकेटेड कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होता है, और भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जैसे गो टू स्टेटमेंट्स हुआ, वो सब में हम लोग बाद में आएंगे, फिलहाल तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इट प्रोवाइड्स द रिच कलेक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स, सफिस्टिकेटेड कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड अबव ऑल पॉइंटर्स, and above all pointers through which we can access the system internal resource directly। मतलब इसमें एक कंसेप्ट है जिसका नाम है पॉइंटर, जिसमें कि हम लोग सिस्टम का इंटरनल रिसोर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो सिस्टम का इंटरनल रिसोर्स होता क्या है? सिस्टम का इंटरनल रिसोर्स होता है मेमोरी। तो मेमोरी को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो ये पॉइंटर कंसेप्ट बेसिकली क्या करता है? हमारा प्रोग्रामिंग स्किल्स को और फास्ट करता है। मतलब हम अगर प्रोग्राम में पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा फास्ट काम करेगा एज कंपेयर टू अदर कोड। तो इसीलिए हम लोग पॉइंटर्स यूज करते हैं। तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर सी लैंग्वेज। और अभी का डेट में पूछा भी जाता है, इज सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज? तो हमारा आंसर ये होता है कि अभी के समय में बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुके हैं, इसीलिए नाउअडेज सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी क्या है? एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो सी जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मिडिल लेवल का मतलब होता है, पहले तो ये जानो कि हाई लेवल होता क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि हाई लेवल वो लैंग्वेज होता है जिसको हम भी समझ सकते हैं और हमारा सिस्टम भी समझ सकता है। दैट इज कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज हुआ, तो इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोग भी समझ पा रहे हैं और कंप्यूटर भी समझ पा रहा है। दैट इज कॉल्ड योर हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं वो सब इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और हमारा कंप्यूटर भी समझ पाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन पहले के समय में सी एक हाई लेवल लैंग्वेज था, लेकिन अभी नहीं है। अभी बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुके हैं, जैसे आपका हुआ जावा, एंड्रॉइड, .NET, बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुके हैं। तो इसीलिए ये अभी मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाता है। तो हम लोग डेफिनेशन तो समझ गए, और डेफिनेशन समझने के बाद हाई लेवल, मिडिल लेवल और स्मॉल लेवल, लो लेवल के बारे में भी जाने। लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जिसको हम लोग 0101 बिट फॉर्मेट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज, और उसको बोलते हैं इट इज नियरर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसे और लो लेवल लैंग्वेज में हम असेंबली लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं, उसको भी लो लेवल लैंग्वेज ही कहा जाता है। तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम देने वाले हैं कि सी का नाम सी ही क्यों पड़ा। ये हमेशा कैंपस इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो कैंपस इंटरव्यूज में जब पूछा जाता है कि सी का नाम सी ही क्यों पड़ा, तो उसके लिए तुम लोग का जवाब क्या होना चाहिए? तुम लोग का जवाब होना चाहिए, इसके लिए हमको डेवलपमेंट ऑफ सी देखना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सी
की बात अगर करें तो डेवलपमेंट ऑफ सी का मतलब होता है कि सी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1960s की बात करें, एल्गोल 60 आया, जिसको बोलते हैं एल्गोरिथमिक 60। ये बेसिकली यूज हुआ था एल्गोरिथम डिजाइन के लिए। तो बेसिक फंडा क्या होता है, जब हम लोग बिगिनर्स रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसका एल्गोरिथम को लिखते हैं। उस एल्गोरिथम को लिखने के बाद हम उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो अभी अगर तुम लोग बीटेक के वाले हो, अगर तुम इंजीनियरिंग वाले हो, तो तुम लोग ये जानते होंगे कि अभी हम फ्लो चार्ट नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में ही जाते हैं। थोड़ा सा एल्गोरिथम देख लेते हैं और प्रोग्रामिंग में चल जाते हैं। तो उस समय में 1960s की बात है, एल्गोरिथम 60 1960 में आया, जिसमें एल्गोरिथम डिजाइन के लिए आया ये, ठीक है। उसके बाद आता है उसी साल CPL बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया 1960 में, जिसको बोलते हैं कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आपका आया BCPL, इसको बोलते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको बोलेंगे BCPL। ये आया 1967 में, 1967 में। और इसको डेवलप करने वाला था मार्टिन रिचर्ड्स। तो मार्टिन रिचर्ड्स ने इसको डेवलप किया और CPL से बन गया ये BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको डेवलप करने वाला कौन था, मार्टिन रिचर्ड्स। Which is nothing but, ये BCPL से ही हम बोल सकते हैं, which is nothing but the first step towards the development of C. The first step towards the development of C, 1967। उसके बाद एक लैंग्वेज आया जिसका नाम था B। डेवलप करने वाला था केन थॉमसन। और ये लैंग्वेज जो था, तुम देखो, which is nothing but the first character of BCPL। इसको 1970 में डेवलप किया गया, 1970 में डेवलप किया गया। दैट इज कॉल्ड दी बेसिक लैंग्वेज B, डेवलप बाय केन थॉमसन। ये भी एक C लैंग्वेज की तरह ही था। C लैंग्वेज तो पहले आया, लेकिन इसको और आगे नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद न्यू लैंग्वेज डेवलप हुआ जिसका नाम था C। इसमें लैंग्वेज B में एक खामियां थी, जो था तुम्हारा पॉइंटर कंसेप्ट इसमें नहीं था। पॉइंटर कंसेप्ट आया C में, उसीलिए C बहुत प्रचलित हुआ। तो ट्रेडिशनल C का डेवलपमेंट हुआ 1972 में। ट्रेडिशनल C का डेवलपमेंट हुआ 1972 में। तो तुम लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि BCPL का सेकेंड कैरेक्टर जो है C लैंग्वेज है, ठीक है। तो C लैंग्वेज कैसे आया ये हम लोग पता कर लिए। और ये ट्रेडिशनल C लैंग्वेज को डेवलप करने वाला कौन था, डैनियस रिची, ठीक है। और उसके बाद 1978 की बात है, जब ब्रायन कॉलिंगन और डैनियस रिची दोनों मिलके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद NCC आया। NCC जो है तुम्हारा 1989 में शायद से आया। NCC 1979 में आया, 1979 या 1989 में आया, 1989, ठीक है।
तो एनसीसी जो है, एनसी एक अलग फॉर्मेट है और हम लोग ट्रेडिशनल सी जो यूज करते हैं वो एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस, जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसी का फुल फॉर्म होता है एनसी का फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। तो ये है एनसी फॉर्मेट। उसके बाद एनसी आईएसओ आया। उसके बाद एनसी आईएसओ आया, एनसी आईएसओ आया। तो एनसी आईएसओ जो है वो 1990 में आया, 1990 में आया। तो 1990 में एनसी और आईएसओ मिलके और एक लैंग्वेज बनाया। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इज इट क्लियर? तो इस हिसाब से आपका सी का डेवलपमेंट हुआ। तो सी का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन 1979 में C++ भी आ चुका था। C++ जो डेवलप हुआ 1979 में, और इसको डेवलप करने वाला कौन था? बेजान स्ट्रूप्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये लैंग्वेज डेवलप हुआ और हम लोग को यह मालूम चल गया कि किस हिसाब से इसका नाम सी पड़ा। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं कुछ कंपाइलर्स के बारे में जानते हैं। कंपाइलर्स के बारे में, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। और यह है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है, जैसे मान के चलो हैश, इंक्लूड, stdio, डॉटेज, मेन, जो भी कुछ दिए, ये सब इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग भी समझ सके, कंप्यूटर भी समझ सके। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में तो हम लोग समझे और हम लोग कोड किए इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज में, और उसको कंपाइल क्या किया? 0101 बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फॉर द मशीन कोड। क्लियर है? तो अब ये तो समझ गए। तो डिफरेंट टाइप का बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जिसका नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे टर्बो सी। दूसरा आता है बोल्डलाइन सी। फिर आता है क्विक सी। फिर आता है लैटिस सी। फिर आता है C97। फिर आता है डेवलपर सी। इज इट क्लियर? तो बहुत सारे और भी हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर पूछा जाता है, कभी कैंपस में पूछा जाता है कि नेम सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी कंपाइलर्स व्हिच यू हैव स्टडीड, तो तुम लोग नाम दे सकते हो। बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हम लोग जब सी में कोड करते हैं, तो सी में जब हम लोग कोड करते हैं तो कितने फाइल्स क्रिएट होते हैं? जब एक कोड हम लोग लिखते हैं तो कितने फाइल्स क्रिएट होते हैं और वो कहां पे जाके सेव होते हैं? ये एज ए बिगिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग जान सकते हो। किस हिसाब से? सबसे पहले जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग कहां पे लिखते हैं? हम लोग उसको लिखते हैं एडिटर में, जिसको बोलते हैं IDE। इसको क्या बोलते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
तो एडिटर का मतलब क्या समझे, एडिटर एक ब्लू स्क्रीन है, जो अगर अपनी कोड ब्लॉक यूज कर रहे होंगे या फिर टर्बोसी का कंपाइलर यूज कर रहे होंगे, हम तुमको टर्बोसी में समझेंगे, या अगर कोई क्वेरी आता है कोड ब्लॉक में तो कोड ब्लॉक में भी बता देंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है इसको बोलते हैं आईडीई। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। Everything we can do in this particular IDE. Here we can write a program, we can invoke a compiler and we can execute a program. तो ये होता है तुम्हारा IDE का काम। तो IDE जो ब्लू स्क्रीन तुम देखते हो, अगर टर्बोसी यूज करो ब्लू स्क्रीन जो आता है दैट इज कॉल्ड एडिटर, दैट इज कॉल्ड IDE। अब यहाँ पे मान के चलो हैज इंक्लूड stdio.h लिखे, void में जो भी प्रोग्राम हम लिख दिए, मान के चलो हम कुछ कोड लिखे हैं, इसका नाम हम देते हैं test.c। ये जो कोड लिखे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स कोड बोलते हैं। और ये सोर्स कोड जो है बेसिकली हम लोग जहां पे एडिटर में लिखते हैं उस एडिटर में हम उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। और उसका नाम हम मान के चलो सेव किए test.c पे, अगर C++ होता तो CPP पे सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, ये सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हैश। ये हैश एक प्री प्रोसेसर है, हैश इंक्लूड stdio.h लिखे हैं। हैश इज नथिंग बट योर प्री प्रोसेसर। ये भी एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम है जो कि कंपाइलेशन के पहले एग्जीक्यूशन करता है। इसका काम कुछ अलग है, इसका काम है फाइल इंक्लूजन, मैक्रो टेम्पलेट एक्सपेंशन, कंडीशनल कंपाइलेशन। अब फाइल इंक्लूजन, मैक्रो टेम्पलेट एक्सपेंशन, कंडीशनल कंपाइलेशन ये है क्या, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सोर्स कोड को क्या करता है, एक्सपेंडेबल सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को एक्सपेंडेबल सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। तो एक्सपेंडेबल सोर्स कोड में कन्वर्ट हो गया। अब आता है बारी कंपाइलर का। ये कंपाइलर क्या करेगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करेगा, इसको test.asm में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, test.asm में, दैट इज कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस असेंबली लेवल लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। तो बेसिकली हम लोग जो लैंग्वेज अभी पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज। ये बेसिकली आपका क्या है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेबल लैंग्वेज का मतलब होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेबल है, क्योंकि हम टर्बोसी का कंपाइलर को हम लिनक्स में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। लिनक्स यूनिक्स में अलग जीसीसी कंपाइलर यूज होते हैं, लेकिन ये टर्बोसी का कंपाइलर हम लोग विंडोज में यूज करते हैं। वो भी डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट के ऊपर, ये 64 बिट का है कि 32 बिट का है, कितना बिट का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये टोटली डिपेंडेबल है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए ये लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहा है ASM में, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर लिया। अब इसके बाद असेंबलर का काम कुछ है। ये असेंबलर क्या करेगा, इस test.asm को test.obj में कन्वर्ट करेगा, 0101 बिट फॉर्मेट में, मशीन में कन्वर्ट हो गया। test.object फाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो test.obj अब मशीन समझ सकता है, लेकिन आपका प्रोग्राम अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं आया है। अब क्या होता है, बहुत सारे प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में एक होता है लिंकर, एक होता है लोडर, लिंकर और लोडर। ये प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स है, फंक्शंस है, जिसका काम है प्रीडिफाइंड फंक्शंस को लिंक करना और उसको लोड करना। तो लिंकर और लोडर लिंक करेगा और लोड करेगा प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स को, और फिर एक फाइल बनेगा जिसका नाम होगा test.exe, test.exe एग्जीक्यूटेबल
फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आप देख सकते हैं, जब रन होता है तो ब्लैक स्क्रीन ओपन होता है। अगर आप टर्बोसी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, वो ब्लैक स्क्रीन दैट इज कॉल्ड द कंसोल स्क्रीन, और उस कंसोल स्क्रीन में आप आउटपुट देख सकते हैं। तो वो आउटपुट exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होता है और ये बनता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए एक फाइल बनाता है जिसको बोलते हैं test.bak, बैकअप फाइल। test.bak इसको बोलते हैं बैकअप फाइल। तो बैकअप फाइल जो होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए बनाता है, क्योंकि अगर मान के चलो एक्चुअल फाइल करप्ट हो गया तो बैकअप फाइल से रिकवर किया जा सके, इसीलिए हम लोग test.bak को यूज करते हैं। तो ये था हमारा ये डायग्राम, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कितना फाइल्स क्रिएट होते हैं। तो कितना फाइल्स क्रिएट होते हैं, test.c क्रिएट हुआ, test.asm क्रिएट हुआ, test.obj, test.exe, test.bak, टोटल मिला के 5 फाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन ये फाइल को हम लोग देख कहां सकते हैं, हम लोग इस फाइल को देख सकते हैं एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है bin फोल्डर। ये इस bin फोल्डर के अंदर में टर्बोसी फाइल के अंदर में bin फोल्डर होता है। उस bin फोल्डर के अंदर में हम लोग इसको देख सकते हैं। इतना फाइल से मेरा एक पर्टिकुलर test.c का इतना फाइल क्रिएट हुआ, सिवाय एक फाइल के जो फाइल है asm, test.asm। इस asm फाइल को हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये हिडन रहता है, और ये हिडन इसलिए रहता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेबल फाइल है, इसीलिए ये asm फाइल हिडन रहता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए, जिसमें move a, b, ठीक है, add b, c ऐसे करके कमांड ऑटोमेटिकली ये लैंग्वेज इस कमांड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद obj में कन्वर्ट होगा, उसके बाद exe, फिर bak, और ये सब फाइल को हम देख सकते हैं bin फोल्डर में। तो ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेबल लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब तुम लोग सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मीडिएटर है, ठीक है। मतलब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बोले तो ये एक गवर्नमेंट की तरह है जो कि कुछ रूल लागू कर रहा है, और हम लोग पब्लिक लोग इस इन्वायरमेंट में हम उस रूल को मान रहे हैं। जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो हम लोग को माना जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हम लोग घर में है, तो ये रूल है, तो हम लोग सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम अमेरिका में गए, अमेरिका का कुछ अलग रूल होगा, तो सबका अलग अलग गवर्नमेंट है, सबका अलग अलग गवर्नमेंट को ही मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच मेक्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन करवाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एक इन्वायरमेंट दे रहा है, जो विंडोज को ओपन होता है वो एक इन्वायरमेंट दिया, जिसके थ्रू हम कोई फाइल या फोल्डर के अंदर जा पा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में है क्या। तो ये एक इन्वायरमेंट दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज गिविंग अस व्हाट? गिविंग अस सम इन्वायरमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो आज का क्लास इतना ही। तो माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। हम लोग सी स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद, गुड नाइट।